हेलो फ्रेंड्स, आज है 29 मई 2020 और आज के कुछ करंट अफेयर टॉपिक्स आपके सामने हैं। सबसे पहला टॉपिक इसकी बात करते हैं, हम राम किंकर बैज जी के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में अगर आपने न्यूज़ में सुना हो तो इनको लेकर के अभी जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, उन्होंने एक वर्चुअल टूर का आयोजन किया है। वर्चुअल टूर का मतलब होता है कि जो चित्र हैं और जो वीडियोज़ हैं उसके माध्यम से इनके जीवन को दिखाना। ठीक है, तो राम किंकर बैज जो है ये पश्चिम बंगाल में पैदा हुए थे, बांकुरा में इनका जन्म हुआ था। ये कलकत्ता मैंने गलत लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल इज़ द राइट नेम। तो कोलकाता नहीं है, ये जगह का नाम है बांकुरा और जो आपका प्रदेश है वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ था, बांकुरा में, ये आप याद रखिएगा। ये एक चित्रकार थे। इन्होंने चित्रों के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश की और इन्होंने अपने चित्रों में नए-नए तरीके के प्रयोग किए। ठीक है, और ये शांति निकेतन में भी रहे थे, जिसकी स्थापना किसने की थी? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। तो ये शांति निकेतन में भी रहे थे और शांति निकेतन में इनके गुरु कौन थे? किनके मार्गदर्शन में इन्होंने काम किया? इन्होंने काम किया था नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में। ठीक है, इनको 1970 में पद्म भूषण भी मिला था। और अभी जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि संस्कृति मंत्रालय ने इनके लिए वर्चुअल टूर का आयोजन किया है, जिसका नाम क्या है? ये है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, राम किंकर बैज, मूक बदलाव और अभिव्यक्तियों के माध्यम से यात्रा। इसे आप याद रखिएगा, राम किंकर बैज, मूक बदलाव और अभिव्यक्तियों के माध्यम से यात्रा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आएगा जरूर कहीं ना कहीं। दूसरा भी ये भारतीय कला और संस्कृति से रिलेटेड है। इसमें पुरंदर दास का नाम आप देख रहे होंगे। ये कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ये छोटी सी चीज आ सकती है कि पुरंदर दास का संबंध किससे है। तो इनका संबंध संगीत से है। और किस तरह के संगीत से है? कर्नाटक संगीत से। अलग अलग तरीके का संगीत है, एक तो शास्त्रीय संगीत है, भारतीय संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत है, और एक कर्नाटक संगीत है। कर्नाटक संगीत में और भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक अंतर ये है कि जब हम भारतीय संगीत की बात करते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में हम गाने और बजाने यानी गायन और वादन दोनों पे बराबर ध्यान देते हैं, दोनों पे बराबर महत्व रहता है, दोनों का ही। सॉरी, भारतीय में नहीं, कर्नाटक में। कर्नाटक में गायन और वादन दोनों पे ही बराबर का महत्व दिया जाता है। दोनों में से किसी को कम महत्व नहीं दिया जाता, दोनों के लिए ही बराबर का महत्व है संगीत में। लेकिन जब हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, भारतीय संगीत की बात करते हैं, तो उसमें गायन का महत्व ज़्यादा है और जो बजाना है यानी वादन है, उसका महत्व सिर्फ इतना है कि वो गायन को सपोर्ट करता है। यानी जो गायक गाना गा रहा है, जो गायन प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको सुंदर बनाने के लिए वादन का इस्तेमाल करना, ये उसका काम है। बाजे का जो बाजा बजाया जाता है या जो वादन है, ठीक है, जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ढोलक है, तुतहरी है, बहुत सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। कई बार ये डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, जो भारतीय संगीत है उसमें, और कर्नाटक संगीत, इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है। ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और कई बार ये रिटन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो। 8-10 लाइनें लिखने को आती हैं तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, अब ये पुरंदरदास न्यूज़ में क्यों है? पुरंदरदास एक तो कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए थे, ये न्यूज़ में इसलिए हैं कि ये कहाँ पैदा हुए थे, इसको लेकर के अभी तक विवाद चल रहा है। ये बेचारे पैदा हुए थे 1484 में और इनकी मृत्यु भी हो गई 1564 में। यानी अगर इन्होंने दोबारा जन्म लिया भी होगा तो बहुत ढेर सारे जन्म वन्म सब लेकर के निपट चुके होंगे, लेकिन अभी तक यही नहीं पता चला कि जब ये 1484 में पैदा हुए थे तब कहाँ पैदा हुए थे। अब ये इतना जरूरी काम है कि इस काम के लिए कन्नड़ विश्वविद्यालय, जो कर्नाटक राज्य सरकार है, केंद्र सरकार ने नहीं किया है, जो कनाडा कह रहा हूं मैं, कन्नड़ यानी कि कर्नाटक की राज्य सरकार है, उसने क्या किया है कि कन्नड़ विश्वविद्यालय को, हम्पी में जो है, उसको ये कार्यभार दिया है कि आप लोग इस बारे में खोजबीन कीजिए कि वास्तव में पुरंदरदास कहाँ पैदा हुए थे, यानी इनका जन्म स्थान वास्तविक कहाँ है, वो आप पता लगाइए और ये दुविधा, ये संकट आप दूर कीजिए कि ये कहाँ पैदा हुए थे। क्योंकि इनके जन्म स्थान को लेकर के काफी मतभेद है। जो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इनका जन्म कर्नाटक में ही हुआ था, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पुणे से 81 किलोमीटर दूर एक जगह है पुरंदर घाट, जो पश्चिमी घाट का एरिया है, उसमें एक पुरंदर घाट पड़ता है, पुणे से करीब 80-81 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये वहां पैदा हुए थे। अब इसी चीज को लेकर के विवाद चलता रहता है। बहुत जरूरी है भी ये कि इस विवाद को खत्म किया जाए, नहीं तो लड़ाइयाँ हमारे देश में तो इस बात पे भी हो जाती हैं कि तेरी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, है ना। तो इस वजह से इसको सही करना और इसके लिए एक पूरा जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आपके लिए बस इतना ही है कि पुरंदरदास का संबंध किस प्रकार के संगीत से था। और
इनका जन्म और मृत्यु, ये याद रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं है इसमें याद रखने लायक चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, अगला आइटम है भारत स्टेज 6। ये भारत स्टेज क्या होता है? ये एक यूरो स्टैंडर्ड होता है। यूरो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? यूरोप जो है ना, यूरोप ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था। जैसे जैसे हमारी गाड़ियों का निर्माण शुरू हुआ, उसमें क्या हुआ कि पेट्रोल इस्तेमाल होता है, डीजल इस्तेमाल होता है, जो ईंधन इस्तेमाल होता है उसमें काफ़ी मात्रा में प्रदूषण होता था। तो उस जो प्रदूषण होता था, उसमें सबसे बड़ा जो प्रदूषक होता था वो होता था आपका ये जो सल्फर होता है, वो सबसे बड़ा प्रदूषक होता था। जिसकी वजह से क्या होता था, सल्फर जो सबसे बड़ा प्रदूषक होता था, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानियां, वातावरण में प्रदूषण बढ़ता था। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यूरोप ने यूरो स्टैंडर्ड की शुरुआत की। उसी को इंडिया ने जब अडॉप्ट किया तो उसको भारत स्टेज कहता है। यानी यूरोप ने कुछ स्टैंडर्ड बनाए और पूरी दुनिया ने उसको कहा कि ठीक है, तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने यहाँ हम भी गाड़ियों को चेंज करेंगे। तो जब अपने अपने देश में किया लोगों ने, तो जब भारत ने अपने देश में किया तो हम उसको कहते हैं भारत स्टेज। तो जब यूरोप स्टैंडर्ड आया होगा, यूरो स्टैंडर्ड शुरू में आया, तो उस समय भारत स्टैंडर्ड भी आया। भारत स्टेज 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 4 के बाद 5 आया और फिर अब 6 आया है। तो भारत ने समय समय पे अपनी गाड़ियों को बदला, इसके लिए कि आपका जो गाड़ी है वो कम से कम धुआं छोड़े, कम से कम प्रदूषण फैलाए। उसके लिए आपके इंजन में भी चेंज करना पड़ता है गाड़ी के। आपकी गाड़ी में जो सामान लगे हुए हैं, कार्बोरेटर इंजन वगैरह लगे हुए हैं, उनमें भी चेंज करना पड़ता है। केवल पेट्रोल की गुणवत्ता बदलने या उससे नहीं होता, इंजन के अंदर चीज़ें बदलनी पड़ती। जो पार्ट्स लगे हुए हैं गाड़ी में, जो पार्ट्स लगे हुए हैं, उन पार्ट्स को ही बदलना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब उन पार्ट्स को बदलना पड़ता है तो खर्चा आता है। कंपनियां इसलिए इसके लिए कई बार तैयार नहीं होती। वो उनको लगता है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका क्या होता है, हो पाएगा, जो माल पुराना रखा हुआ उसका क्या होगा। लेकिन फिर भी प्रदूषण से हमें मुक्ति पानी है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो भारत जो है अभी फिलहाल भारत स्टेज 4 में था, अब भारत आया है भारत स्टेज 6 में। 5 उसने स्किप कर दिया है, 5 में नहीं गया भारत, क्योंकि 5 में काफ़ी देर हो चुकी थी, 6 तो आ चुका है। तो 5 में जाने का फैसला भारत ने नहीं किया, भारत सीधे 6 में आया। तो 6 में ये है कि भारत स्टेज 6 में अगर हम आते हैं तो सल्फर की मात्रा जो अभी हमारे वाहन छोड़ते हैं, अगर हम भारत स्टेज 6 के हिसाब से अपने वाहन बनाते हैं तो अब वो वाहन 80% तक कम ईंधन से जो है सल्फर छोड़ेंगे। सल्फर की मात्रा 80% तक कम हो जाएगी। ठीक है, तो सल्फर के उत्सर्जन पर विराम के लिए भारत स्टेज 6 आया है। और ये भारत स्टेज 6 जो है ये अप्रैल से ही लागू हो गया था। अभी किसके लिए आया है? अभी ये आया है क्वाड्रीसाइकिल वाहनों के लिए। क्वाड्रीसाइकिल वाहन का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा, ऑटो तो देखे ही होंगे। आजकल ना कुछ कारें आने लगी हैं, कुछ ऐसी कारें आपको सड़क पे दिखती होंगी जो पूरी तरह से कार की तरह लगती हैं, लेकिन पूरी तरह से कार वो होती नहीं है। वो ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई ऑटो है, उसको चारों तरफ से ढक दिया गया है। उसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 475 किलो हो सकता है और उसमें 4 पहिए होते हैं और उसकी लंबाई 3.5 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब जब पूरा लंबाई में आप देखेंगे इसको, जहाँ ड्राइवर से लेकर के उसके पीछे तक, तो उसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है? 3.5 मीटर, 3.6 मीटर, 3.5 मीटर से 1 मीटर जो है थोड़ा ज़्यादा, तो 3.5 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इस वजह से क्या है कि अभी इनके लिए कोई नियम नहीं आया था। इनमें स्टैंडर्ड उतना जरूरी नहीं होता था, इनमें स्टैंडर्ड की जरूरत थी, तो उससे पहले इनको अध्ययन करना था। तो वो अध्ययन अब किया गया है। तो जब वो अध्ययन किया गया तो अब नए नियम इन पे भी लागू किए गए हैं कि BS6 के हिसाब से इन वाहनों का भी निर्माण किया जाएगा। यानी इन वाहनों के निर्माण में भी जो पार्ट्स लगाए जाएंगे वो ये ध्यान रख के लगाए जाएंगे कि BS6 मानकों पे वो खरे उतरें। ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। लू, लू किसको कहते हैं? आजकल आप देख रहे हैं लू नॉर्मली मई और जून के महीने में चला करती है। तो लू के बारे में कुछ नया जानने लायक नहीं है। आप इसको जानते होंगे कि यहाँ गर्म हवा के थपेड़े होते हैं और इससे जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया हो सकता है और उसके बाद आदमी की मृत्यु हो सकती है अगर पानी की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो इसमें आपके जानने लायक और एग्जाम में पूछे जाने लायक यही हो सकता है कि लू कहते किसको हैं, किस समय आप कहोगे कि लू चल रही है। तो जब हम मैदानी भागों की बात करते हैं, 3 चीज़ें याद रखिएगा। मैदानी भागों में कब कहते हैं लू चल रही है? जो समुद्र तटीय स्थान है, यानी समुद्र के आसपास का जो समुद्र तट के किनारे जो जगह हैं, उन जगहों पे कब कहा जाएगा कि लू चल रही है? और जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जो पर्वतीय इलाके हैं, वहां पे कब कहा जाएगा कि लू चल रही है? तो ये 3 वर्गीकरण किस प्रकार किए जाते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा जानना है। तो लू कब चलती है? लू जो है मई जून में चलती है। और लू कहते कब हैं?
जो मैदानी इलाका है, जैसे कि हम इस इलाके में रहते हैं, गंगा के मैदान में रहते हैं, जो आपका ये बाराबंकी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कन्नौज तो फिर भी थोड़ी ऊंचाई पे है, बाराबंकी हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, ये सब जो जगह हो गई, आपका जो बनारस और ये इलाहाबाद और ये सब जो मैदान है, गंगा का मैदान है, गंगा की द्वारा लाई हुई मिट्टी से बना हुआ ये मैदान है, इसमें अब लोग रहने लगे हैं, यहीं पे खेती करने लगे हैं। तो इन मैदानी इलाकों में जब तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो जाता है किसी भी समय, तो कहा जाता है कि लू चल रही है। उस स्थिति को लू चलना कहते हैं। तापमान केवल 40 डिग्री हो गया तो लू हो गई शुरू, और यहाँ से आपको बचाव करना पड़ता है, क्योंकि 40 डिग्री तापमान में आपके शरीर से पानी बहुत जल्दी से खत्म होता है, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, उल्टी हो सकती है, आप परेशान हो सकते हो, आपकी जान जा सकती है अगर डायरिया हो गया और शरीर से पानी ज़्यादा निकल गया तो। ठीक है, अगर हम समुद्र तट की बात करें तो वहां पे कब कहा जाता है कि लू चल रही है? जब समुद्र तटीय स्थानों पर 37 डिग्री से, याद रखिएगा 37 डिग्री से ज़्यादा जब तापमान चला जाए, वहां 40 का क्राइटेरिया नहीं है, वहां 37 डिग्री पे ही घोषित कर दिया जाता है कि लू चल रही है। और पहाड़ों में वहां तो और भी कम है, पहाड़ों में अगर 30 डिग्री तापमान चला जाए तो उसी स्थिति को कहा जाता है कि लू चल रही है। ठीक है, तो इसलिए आप ये तीनों क्राइटेरिया याद रखिएगा कि कब कहते हैं कि लू चल रही है और कब कहते हैं कि लू नहीं चल रही। ये पूछा जा सकता है, ये सामान्य ज्ञान की चीज़ है, और ये मेरे ख्याल से जो इंटरव्यू होते हैं छोटे मोटे, आप कभी भी इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम का इंटरव्यू अगर देंगे तो वहाँ पे इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, और प्री में भी पूछा जा सकता है कि इन इन क्षेत्रों में जो लू चलने की या लू कहने की क्राइटेरिया क्या है, या जब तापमान कितना होगा कि हम मैदानी इलाकों में कहें कि लू चल रही है, तापमान कितना होगा जब हम कहें कि समुद्री इलाकों में लू चल रही है। तो इस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं अगले एक न्यूज आइटम पे, जो है सोमालिया और केनिया के समुद्री सीमा विवाद को लेकर के। आइए एक मैप देखते हैं। ये मैप है केनिया और सोमालिया का, इसको आप बड़े मैप में जरूर देखना, ये मैं छोटे मैप में आपको दिखा रहा हूँ। एक बड़ा मैप जो है आप जरूर देखिएगा, उसमें जरूर देखिएगा कि केनिया और सोमालिया कहाँ कहाँ पे अफ्रीका के अंदर कहाँ है। ये दोनों अफ्रीका के हिस्से हैं। अगर आप ये देखो तो ये है सोमालिया और इसके जस्ट बगल में ये रहा केनिया। हम जब बात करते हैं समुद्र के किनारे जो देश का हिस्सा स्थित है, कोई भी देश अगर समुद्र के किनारे स्थित है तो क्या उसका समुद्र पे अधिकार होता है? हाँ, समुद्र पर भी अधिकार होता है, लेकिन पूरे समुद्र पे नहीं हो जाता। समुद्र से आगे 200 मील की दूरी, ये जो तट रेखा है ना, ये तट रेखा है इसकी, ये सोमालिया की तट रेखा यहाँ खत्म हो रही है, केनिया की तट रेखा यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। तो इस तट रेखा के आगे 200 मील तक जो क्षेत्र होता है, वहां तक उस देश का अधिकार समुद्र में होता है। क्यों? समुद्र में संसाधन होते हैं, समुद्र संसाधनों के भंडार हैं, वहां पे बहुत से खनिज पाए जाते हैं जिनको निकाल करके बेच सकता है देश और पैसे कमा सकता है। तो सभी देश उसको निकाल पाएं, खरीद पाएं, बेच पाएं चीज़ों को, पैसा कमाएं, व्यापार आगे बढ़े, इसके लिए सभी देशों को लेकर के एक नियम बनाया था जिसको कहते हैं समुद्र संसाधनों से रिलेटेड जो कानून है वो बनाया हुआ था, UNCLS। इसको आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑन जो सीज है, लॉ ऑन सीज, यानी समुद्र को लेकर बनाए गए नियम। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, UNCLS। इसके बारे में मैंने इसमें वीडियो में मेंशन नहीं किया है, अलग से नहीं बता रहा हूँ, इसको आप जाके एक बार खुद पढ़ लीजिएगा कि UNCLS क्या है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको मैं लिखना इसमें भूल गया, आप अपने आप से पढ़ के उसके नोट्स बना लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसको अगर आप लिख लेंगे तो आपके बड़े काम आएगा, क्योंकि इस पूरे आइटम में, इस न्यूज़ आइटम में इम्पॉर्टेंट ही वही है कि UNCLS क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूज़ की कि किस वजह से ये न्यूज़ में है। सोमालिया और केनिया के बीच में ये है झगड़ा। सोमालिया ये कह रहा है कि हमारा जो संसाधन है समुद्र के अंदर, वो हमारी तट रेखा से 200 मील की दूरी पर डिसाइड होते हैं। यानी ये जो तट रेखा है, इससे, जैसे ये है, ये यहाँ शुरू होता है और यहाँ पे तट रेखा खत्म होती है, तो इस तट रेखा के समानांतर चलते जाइए, यानी ऐसे चलते जाइए और ऐसे आते जाइए। तो अगर सोमालिया ऐसे चलेगा, मान लीजिए ये कह रहा है कि मेरे पैरेलल चलो, पैरेलल का मतलब है कि ये जो रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, इसके पैरेलल आप देखो, अगर आप इसको ऐसे करोगे ना तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, इतना ऐसे आएगा, ऐसे करके। लेकिन अगर आप ऐसे आ रहे हो तो फिर बेचारे केनिया का क्या होगा, क्योंकि केनिया तो फिर ऐसे आ रहा है। तो ये जब केनिया ऐसे आएगा, क्योंकि केनिया की तटरेखा के हिसाब से तो केनिया को ऐसे आना चाहिए सीधा, और सोमालिया के हिसाब से उसको ऐसे आना चाहिए। तो ये बीच में लड़ाई झगड़े का कारण बन जा रहा है कि इस बीच में हम दोनों के एरिया ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप करने की वजह से झगड़े का कारण बन रहा है।
और इस वजह से इनके बीच में ये विवाद बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, केनिया ये कह रहा है कि तुम इसको ऐसे मोड़ो ताकि मुझे भी मिले और तुम्हें तो इतने लंबी चौड़ी रेखा है वो भी मिल जाएगा। और ये जो सोमालिया है वो कह रहा है कि हमारी जो तट रेखा है ना उसको ऐसे मोड़ो, ऐसे। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा वाला हो रहा है यार। ये वाली लाइन सबसे नीचे वाली अगर आप देखोगे, ये तो केनिया को पूरा ही बर्बादी कर रहा है एक तरीके से, इसके सामने का पूरा एरिया ही साफ कर दे रहा है। तो ये जो इतना एरिया है, इस एरिया में सिर्फ इतना मिल रहा है उसको, और जबकि एरिया कहाँ तक है, यहाँ तक आगे तक आ रहा है। तो ये एरिया डिस्प्यूटेड है, इतना एरिया खत्म कर रहा है वो केनिया का, इस वजह से लफड़ा चल रहा है। तो हर पूरी दुनिया में हर जगह यही चल रहा है, हमको इतना चाहिए, हमको उतना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पर है। तो आप बस इतना याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा UNCLS क्या है, उसके बारे में लिखना भूल गया हूँ, आप उसको जा करके नोट कर लीजिएगा कि UNCLS यानी जो अनक्लोज प्रिंसिपल है, किस तरीके से दुनिया के देश जो है वो समुद्र में सीमाओं के संसाधन का बंटवारा करेंगे, उसको ले करके जो नियम बनाया है UNCLOS, जो कि 1982 में शायद आया था या 1972 में आया था, आप देख लीजिएगा, उसको रट लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। वो अगर इससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर आया तो वही आएगा। ये तो बड़ा मुश्किल है कि आए, कि किस तरह से वो वहाँ पे कुछ ऐसा पूछा जाए सोमालिया और केनिया के बीच में, ये बड़ा मुश्किल है। इसको लेके आएगा वही अनक्लोज। ठीक है, अब आखिरी आइटम देखते हैं, लोकस्ट। आपने देखा अभी टिड्डी दल के बारे में काफी न्यूज आ रही है कि टिड्डियां उड़ करके जो है अफगानिस्तान और ये सऊदी अरब की तरफ से हमारे जो है राजस्थान और दिल्ली के इलाकों में और हरियाणा के इलाकों में आ गई हैं, और दिल्ली तक आने की भी संभावना है उनकी। तो ये जो टिड्डी दल उड़ करके आया है, इसको लेकर के हमारे देश में एक वार्निंग सिस्टम यानी एक चेतावनी तंत्र की स्थापना की गई है। अभी इसके बारे में बात बहुत हो रही है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सब आप सुन ही रहे होगे। इसमें जो जरूरी चीज है, जो जानने लायक है, जो पूछी जा सकती है, और अक्सर ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं और लगता है पढ़ा इतना था, ये क्यों नहीं पढ़ा, ये दिमाग में क्यों नहीं आया। तो इसमें जो टिड्डी दल को लेकर के, अगर कभी टिड्डी दल का हमला होता है भारत में, तो भारत में टिड्डी दल के हमले को लेकर के सचेत करने के लिए या चेतावनी देने के लिए एक तंत्र की स्थापना की है, वार्निंग सिस्टम, जिसको कहते हैं लोकस्ट वार्निंग सिस्टम, यानी टिड्डी दल चेतावनी तंत्र। यह स्थापना कहाँ की गई है? ये जोधपुर में स्थापना की गई है, ये जोधपुर में है, ये याद रखिएगा, ये आएगा जरूर। टिड्डी दल का हमला बहुत सालों बाद हुआ है और ये किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा जरूर कि लोकस्ट वार्निंग सेंटर भारत के किस प्रदेश में और किस शहर में स्थित है। प्रदेश पूछता है तो राजस्थान, और अगर जिला पूछता है तो जोधपुर, कि राजस्थान के कहाँ पे स्थित है तो जोधपुर। या फिर शहर का नाम पूछता है, सीधे सीधे शहर का ही नाम पूछ दे कि भारत के किस शहर में लोकस्ट वार्निंग सिस्टम है, तो भी जोधपुर। ये याद रखिएगा, जितने भी आज आइटम पढ़े हैं आपने वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए चीज़ों को, और इनके नोट्स बनाते रहिए। और हम फिर मिलते रहेंगे इसी तरीके से। कल मैं कुछ नए आइटम्स के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।